दोस्तों, मोदी जी इस समय एक बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। मुझे पक्का यकीन है। एक ऐसा धमाका जिससे न केवल हम सभी स्तब्ध रह जाएँगे, बल्कि भाजपा के भीतर भी सनाका छा जाएगा और संघ के भीतर भी सनाका छा जाएगा। यही कारण है कि मोदी जी की तरफ से इस समय एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। उनके सपहसालार अमित शाह की तरफ से भी सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल एक बड़ी तैयारी चल रही है। पार्टी और सरकार में ये तैयारी किस किस्म की है? ये तैयारी 2 तरह की हो सकती है। या तो कोई नीतिगत धमाका किया जाएगा बहुत बड़ा, जैसे एक ज़माने में नोटबंदी का किया गया था। या फिर पार्टी और सरकार में एक ज़बरदस्त ओवरहॉल किया जाएगा, एक ज़बरदस्त फेरबदल किया जाएगा। ज़्यादा संभावना पार्टी और सरकार में एक ज़बरदस्त फेरबदल की है। और यह बात मैंने ही नहीं भांपी है, बल्कि मेरे मित्र और परिचित प्रतिष्ठित पत्रकारों और यूट्यूबरों ने भी भांप ली है। मैं यहाँ उनकी पोस्टिंगों और वीडियो को अपने अपनी इस वार्ता के एक सबूत के तौर पर पेश करूँगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। दोस्तों, राजनीतिक समीक्षा में सबूत दस्तावेज बंद नहीं होते। राजनीतिक समीक्षा में सभी सबूत परिस्थितिजन्य होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती हैं। और आप देखेंगे कि वे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अपने आप में क्या बोल रही हैं, उनसे क्या निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसकी राजनीति में दिलचस्पी है, जो राजनीति की पेचीदगियों को हल करना चाहता है, वो इन साक्ष्यों को देखने से इनकार नहीं कर सकता। मैं अपनी इस चर्चा में यह भी कहना चाहता हूं कि इथेनॉल के व्यवसाय, गडकरी परिवार का उसमें शामिल होना, उसका जबरदस्त लाभार्थी होना और काकरोच जनता पार्टी का जो हालिया उभार है, वो सब मिलकर एक त्रिकोण बनाता है। इसी त्रिकोण या इसी पहेली को हल करने की कोशिश में इस समय भाजपा सरकार बुरी तरीके से लगी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि जंतर मंतर पर जो हुआ, उससे मोदी और उनके पूरे बंदोबस्त की जबरदस्त भत पिटी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी सरकार का पिंड नहीं छूटा है। प्रतिष्ठा का क्षय जारी है, बदनामी जारी है, खिल्ली लगातार उड़ाई जा रही है। सवाल यह है कि मोदी जी इससे कैसे निपटेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुकेश कुमार की एक पोस्टिंग का इस्तेमाल करूंगा। मुकेश जी मेरे मित्र हैं और सोशल मीडिया पर अपनी गंभीर और गहन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक्स पर पोस्टिंग भाजपा के भीतरी संकट को कुशलता से सामने रख देती है। मुकेश जी ने उस सन्नाटे को रेखांकित किया है, इसका मैंने ऊपर जिक्र किया है, और जिसमें इस समय यह सरकार आश्चर्यजनक रूप से डूबी हुई है। मुकेश जी लिखते हैं, बड़ी अच्छी भाषा है उनकी, गजब आलम है। जो प्रधानमंत्री आधी रात को पेपर लीक के लिए कड़ी सजा निर्धारित करने का वायदा करने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता हो, वो संसद में उसी से संबंधित बिल पेश करते समय नदारत रहता है। जिस प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के नाम पर विशेष सत्र बुलाकर घंटे भर कांग्रेस को कोसा हो, वह उससे जुड़ा बिल पेश होने पर सदन से गायब रहता है। जिस गृह मंत्री की जिम्मेदारी वंदे मातरम बिल पेश करने की थी, वह अपने एक जूनियर मंत्री को आगे कर देता है। अपना राष्ट्रवाद चमकाने का सुनहरा मौका छोड़ देता है। दिल्ली पुलिस की बर्बरता का जवाब देने की जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वह दूसरे मंत्रियों को बचाव के लिए आगे कर देता है। राहुल गांधी सीधे सीधे कहते हैं कि या तो गृह मंत्री दोषी हैं या अक्षम हैं, मगर उनके इस हमले का जवाब देने के लिए गृह मंत्री सदन में नहीं आते। उनसे इस्तीफा मांगा जाता है, मगर वे कुछ नहीं बोलते। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वे कमरे में बैठकर उनका भाषण सुन रहे होंगे, मगर वक्त आएगा जब उन्हें वहां से खींच कर निकाला जाएगा। इस टिप्पणी पर भी न गृह मंत्री न प्रधानमंत्री सदन में आते हैं, न जवाब देते हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसा 12 साल में पहली बार हो रहा है। शायद इसके पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार के सर्वोच्च नेता ही भाग खड़े हुए हों। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी और अमित शाह को क्या हो गया है? क्या दोनों डर गए हैं? वे संसद से शर्म भाग क्यों रहे हैं? विपक्ष का सामना क्यों नहीं कर रहे? उनके आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या उनके पास जवाब नहीं है या फिर वे जवाबदेही को ही नहीं मानते? दोस्तों, मेरी समझ तो यह है कि हमें डिकोड करने की कोशिश ये करनी चाहिए कि सन्नाटे में हो क्या रहा है।
क्या मोदी और शाह लंबी तान कर सो रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे क्या कर रहे हैं, इसका इशारा हमें समीर चौगांवकर की एक पोस्ट में मिलता है। समीर भी मेरे मित्र हैं, हमने कई टीवी चैनलों में साथ-साथ चर्चाएँ की हैं। एक्स पर वे बहुत कम लिखते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते। जब लिखते हैं तो पते की बात लिखते हैं। उनके पास संघ परिवार के भीतर चल रही उखाड़-पछाड़ की काफ़ी जानकारी रहती है। समीर लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन-किन बीजेपी नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया था। सोचिए, समीर लिखते हैं कि खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की गहराई से पता लगाने में जुटा है कि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को किन-किन बीजेपी नेताओं के परिवार ने समर्थन दिया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी। मैं फिर से पढ़ देता हूं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह खबर लग गई है कि उनके एक बेहद वरिष्ठ नेता के बेटे ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे आर्थिक मदद पहुंचाई थी और नेता को अपने बेटे के छात्र आंदोलन को सहयोग देने की भी पूरी जानकारी थी। बीजेपी के कुछ नेता, क्या यह माना जाए कि बीजेपी के कुछ नेता यह चाहते थे कि इस छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी और शाह को असहज किया जाए? क्या छात्र आंदोलन की आड़ में मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र को बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने साधन, संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई थी? बीजेपी को अपने नेताओं के परिवार के सदस्यों का पर्दे के पीछे इस आंदोलन का समर्थन रास नहीं आया है। आंतरिक जांच जारी है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। आंतरिक जांच जारी है, यानी जो सन्नाटा खिंचा हुआ है, उसके पीछे मोदी और शाह लंबी तान कर नहीं सो रहे हैं। जैसे ही मैंने समीर की ये पोस्ट पढ़ी, मुझे तुरंत विजय सरदाना का हाल का एक वीडियो याद आ गया। जैसे ही इस पोस्ट और वीडियो को आपस में जोड़ा जाता है, तो जो नाम उभरता है वह है नितिन गडकरी का, उनके बेटों का, जिनकी कंपनियों ने इथेनॉल के व्यवसाय में के जरिए 2-4 करोड़ से अपना मुनाफा बढ़ाकर 250 से 500 करोड़ तक कर लिया है। दोस्तों, विजय भाई कृपा पूर्वक अपने कुछ वीडियो मुझे भेज देते हैं। हम सभी जानते हैं कि विजय भाई अर्थव्यवस्था और मैनेजमेंट के अनूठे विशेषज्ञ हैं और आजकल अपने तथ्यपूर्ण विश्लेषणों से उन्होंने समा बांध रखा है। एक वीडियो में विजय उस मुकदमे का जिक्र करते हैं जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बंबई हाई कोर्ट में दायर किया है। गडकरी ने 86 पन्नों की याचिका में दावा किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी कंटेंट में उन्हें और उनके परिवार को E20 नीति से निजी आर्थिक लाभ, मुनाफा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि E20 यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसके मंत्री हरदीप पुरी हैं। और खास बात ये, हरदीप पुरी इस विषय में कुछ नहीं बोलते। इस विषय में जो कुछ बोला जाता है वो नितिन गडकरी बोलते हैं, जो कि इसके मंत्री नहीं है। संचालित है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वे सड़क परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने मांग की कि विवादित डीप फेक, वो कहते हैं सारे वीडियो, पोस्ट और कंटेंट डीप फेक हैं, इनको तुरंत हटाया जाए और इनकी एक्सेस बंद की जाए। इनके आगे के प्रसार पर स्थायी रोक लगाई जाए। उन्हें 11 करोड़ रुपए का एक हर्जाना दिया जाए। उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन रोका जाए। इसी मुकाम पर विजय सरदाना ने अपने 3 उल्लेखनीय तर्क दिए हैं जिनका जिक्र करना यहां जरूरी है। नंबर 1, कैबिनेट के फैसले कैबिनेट में जो भी फैसला होता है वो किसी मंत्री से सीधे सीधे जुड़ा हो या न जुड़ा हो, वो हर मंत्री की जिम्मेदारी होती है। कोई भी मंत्री उस फैसले से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। कैबिनेट की हर बैठक प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में होती है, बशर्ते प्रधानमंत्री वहां मौजूद ना हो तो वो इसको नियुक्त कर जाते हैं, वो अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, फैसले होते हैं, नीतिगत हर तरह के फैसले होते हैं और उन फैसलों में प्रत्येक मंत्री जो वहां मौजूद रहते हैं या नहीं भी मौजूद रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है। कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि हमारा इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, ये फैसला तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने लिया है, उनसे ही बात कीजिए, हमसे मुझसे बात मत कीजिए। दूसरा तर्क वो देते हैं, यहां पर ये मुकदमा करके नितिन गडकरी दरअसल कैबिनेट में लिए गए एक फैसले जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति के बारे में फैसला है,
इस फैसले से अपना ताल्लुक तर्क कर रहे हैं, अपने आप को काट कर अलग कर रहे हैं, जो वो ना नैतिक रूप से कर सकते हैं, ना संवैधानिक रूप से कर सकते हैं, ना परंपरा के आधार पर कर सकते हैं। फिर विजय सरदाना का तर्क यह है कि इसके जरिए E20 की जिम्मेदारी अपने बजाय वो मोदी की तरफ उछालना चाहते हैं, जबकि लंबे अरसे से हर मीडिया मंच के ऊपर E20 के सबसे बड़े वकील अगर कोई बनकर उभरे हैं तो वो नितिन गडकरी बनकर उभरे हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने उनको व्यक्तिगत रूप से इस मसले को भाव प्रचारित करने की और इस पर अपनी सरकार की दावेदारियां करने की इजाजत दी थी? क्या नितिन गडकरी को कैबिनेट की तरफ से नियुक्त किया गया था कि वे भले ही इस मंत्रालय के मंत्री ना हों, लेकिन वो इसके ऊपर अपनी बात कहेंगे सब जगह जब भी E20 का सवाल आएगा? अगर ऐसा है तो वो तो इस बात को कह नहीं सकते सार्वजनिक रूप से कि नरेंद्र मोदी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, इसीलिए वो इस जैसे ही मुद्दा गड़बड़ा गया है, वो अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी की तरफ मुद्दा उछाल रहे हैं। तीसरा उनका तर्क यह है कि पहले तो उन्होंने श्रेय दिया कि वो बहुत बड़ी भारी क्रांति कर देंगे, पर्यावरण की समस्या से हल हो जाएगी और विदेश नीति की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो डॉलर्स के जरिए खरीदे जाते हैं और विदेश नीति की समस्या उनकी वजह से बहुत बढ़ती है। अब वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी बात उन्होंने ये कही है कि क्या नितिन गडकरी ये हलफनामा देकर कोर्ट में साबित करेंगे, कोर्ट में सुनिश्चित करेंगे, गारंटी देंगे कोर्ट में कि उनके परिवार का E20 से कोई संबंध नहीं है। अब अब हमें जरा सा देखना चाहिए कि नितिन गडकरी और उनके बेटे करते क्या हैं दरअसल, E20 से उनका संबंध क्या है। कौन नहीं जानता कि नितिन गडकरी के दो बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी चीनी और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियां चलाते हैं जो एथेनॉल भी बनाती है। यही वजह है कि E20 नीति को लेकर उनके परिवार पर हितों के टकराव के आरोप लगते रहे। निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख हैं। यह कंपनी एथेनॉल, एग्रो प्रोसेसिंग और संबंधित क्षेत्रों में काम करती है। हाल के वर्षों में इसकी आमदनी में अनाप शनाप वृद्धि हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 17-18 करोड़ से उनकी आमदनी बढ़कर, यानी वित्त वर्ष 2024 में उनकी आमदनी पहली तिमाही में 17-18 करोड़ थी, जबकि 2026 के इसी पहले क्वार्टर में उसकी आमदनी 500 करोड़ से ज्यादा हो गई। दूसरे बेटे हैं सारंग गडकरी जो मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और संबंधित इकाइयों से जुड़े हैं। यह कंपनी भी चीनी, एथेनॉल और पावर से संबंधित है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भाजपा के आलाकमान को, अगर मोदी के निजी तंत्र को और अमित शाह के निजी जांच तंत्र को यह भरोसा हो गया है कि नितिन गडकरी की कंपनियों की तरफ से, नितिन गडकरी के परिवार की तरफ से काकरोच जनता पार्टी को आर्थिक मदद गई है और वो मोदी और शाह को असहज कर देना चाहते थे राजनीति में, तो क्या सरकार में जो सफाई होगी उसमें केवल गडकरी को ही साफ किया जाएगा या दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को भी इस झपाटे में साफ किया जा सकता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं? यही उस खबर का महत्व सामने आता है जो कि राजीव रंजन सिंह ने नई परख के मंच पर दी थी कि देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली बुलावा हुआ था। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली बुलावा हुआ था और वो हवाई जहाज में चलकर दिल्ली चले आए थे। हम लोग ये कयास लगाते रहे कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा या उन्हें क्या बनाया जाएगा, इस तरह की बातें हम लोग करते रहे। लेकिन ऐसा अब देखने में लगता है कि इस पूरे मसले में नागपुर की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के हैं, नितिन गडकरी भी नागपुर के हैं। कहा जाता है कि एक जमाने में नितिन गडकरी ने ही देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया था, लेकिन आज बिल्कुल मामला बदल चुका है। देवेंद्र फडणवीस तो अपने आप को अपने मन में प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं और नरेंद्र मोदी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनको एक उभरते हुए सितारे की तरह देखती है। तो ये सब जो घटित हो रहा है पूरा का पूरा मामला, उसके केंद्र में भारतीय बाकी बहुत सी बातें हैं। इस सरकार ने गवर्नेंस के नाम पर जो शून्य प्रदर्शन किया है,
भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से व्याप्त है, मंत्रियों के रठल्लापन अपने आप में लाजवाब है। ऐसी हालत में जनता के बीच में बहुत नाराजगी है। उसी नाराजगी का संचित रूप हमें जंतर मंतर पर देखने को मिला। इतना जबरदस्त दमन करने के बावजूद ना तो हमारी बच्चियां वहां से हटी, ना हमारे बच्चे वहां से हटे। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है कि नितिन गडकरी को बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति के तो हटाया नहीं जा सकता। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और ध्यान कीजिए, जिस पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये दोनों कंपनियां, उनके बेटों की कंपनियां हिस्सा हैं, इसी पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए विवाद में नितिन गडकरी को भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो भी भाजपा के लिए एक काफी शर्मनाक क्षण था। और ऐसा ही मिलता जुलता शर्मनाक क्षण इस वक्त भाजपा की सरकार के लिए इसी पूर्ति ग्रुप की कंपनियों के कारण पैदा हुआ है। दोस्तों, ये जो सन्नाटा है, जिसका मुकेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पोस्ट में जिक्र किया है, और ये जो भीतर जांच चल रही है, इसका समीर चौगांवकर ने जिक्र किया है, और विजय सरदाना ने जिस तरीके से नितिन गडकरी के मुकदमे की व्याख्या की है अपने वीडियो में, ये सब बातें मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा घटित करवाएंगी जिससे सब लोग स्तब्ध रह जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इससे पता लगेगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में एक जगह नहीं, कई जगह पानी मरता है। आप एक जगह जहां पानी मर रहा है उस जगह को आप कपड़ा लगाकर या मिट्टी लगाकर रोक सकते हैं, लेकिन दूसरी जगहों से भी न जाने कितनी जगहों से पानी रिस रहा है। कौन नहीं जानता कि जो कौशल विकास मंत्रालय है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, और इस घोटाले के सबूत सीएजी रिपोर्ट में मौजूद हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूं। उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा था। मुझे यकीन है कि मुकेश जी, समीर जी और विजय जी, ये तीनों भी इस पूरे घोटाले से परिचित होंगे और इसके बारे में अपने अपने तरीके से मंचों पर चर्चा कर रहे होंगे। इस तरह के न जाने कितने घोटाले हैं जिनके जिनके भीतर ये सरकार फंसी हुई है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसमें पहली बार सरकार का जो सत्ता का ढांचा है, सत्ता की संरचना है, वो इससे अस्थिर होती हुई नजर आती है। और इस सरकार के खिलाफ एक जन प्रतिरोध खड़ा करने में इस अंदरूनी अंतर्विरोध की या विरोधाभास जो भी आप इसे कहें, उसकी एक भूमिका नजर आती है। तो एक धमाका होने वाला है। उस धमाके के लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए।